नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों फाइनली बहुत लंबी चौड़ी प्रतीक्षा के बाद, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े इंतज़ार के बाद फाइनली सेकंड ग्रेड की जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड की भर्ती आई थी 2016 में और उसके बाद 2018 में। उस हिसाब से देखें तो लगभग 4 साल का समय हो चुका और इस बीच ये पहली 4 साल बाद पहली सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है अपने राजस्थान में। पदों का विवरण पहले आ चुका था 9,760, लगभग 10,000 आप मान लो। और सीनियर टीचर, वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड इन्हें कहा जाता है। अंग्रेजी के 1668 पद हैं, हिंदी के 1298 पद, गणित के 1613, संस्कृत के 1800, विज्ञान के 1565, सामाजिक विज्ञान के 1640, पंजाबी के 70 और उर्दू के 106 पद हैं। पदों का विवरण मैंने पहले आपको बता दिया था और उसमें कंपैरिजन भी किया था 2016 और 18 वाली भर्ती के साथ में। और बाकी सारी जानकारियां जैसे आपको पता होंगी कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, जिसमें गणित को छोड़ दें तो बाकी सारे भाषा विषय हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में ऑप्शनल में आपके जो है एक भाषा विषय होना चाहिए। जैसे किसी के राजनीति, इतिहास और भूगोल लिए हुए हैं ग्रेजुएशन में, बीए में अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन की, स्नातक की, तो वो केवल सामाजिक विज्ञान विषय के टीचर के लिए आवेदन कर सकता है। और किसी के इतिहास है, भूगोल है और साथ में हिंदी है तो वो हिंदी के टीचर के लिए फॉर्म भर सकता है। ऑप्शनल में इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए, संस्कृत है तो संस्कृत के लिए, और गणित वगैरह या जो भाषाई विषय हैं जैसे पंजाबी या उर्दू के लिए तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे विज्ञान की अगर बात करें तो जैसे किसी के जूलॉजी और बॉटनी और साथ में गणित है तो वो अपने गणित का अलग जो टीचर है, क्योंकि सेकंड ग्रेड स्तर पर अगर हम बात करें सीनियर टीचर में तो गणित का अलग टीचर होता है, विज्ञान का अलग होता है। और हालांकि जो गणित है वो विज्ञान का ही पार्ट हो जाता है आगे जाके, तो आप विज्ञान वाला फॉर्म भी भर पाओगे और गणित वाला भी भर पाओगे। तो इसी प्रकार ये सारी चीज़ें काम करती है। विज्ञान विषय का बनने के लिए जो है यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा जो भी है एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त, इनमें से 2 विषय होने चाहिए, तभी आप जाके जो है फॉर्म भर सकते हो। आगे देखिए, एज ऑप्शनल सब्जेक्ट तो इसमें से 2 विषय जो है आपके होने चाहिए। और सामाजिक में अगर देखें हम लोग तो उसमें भी 2 विषय का नियम है, तो एक भाषा विषय हो सकता है सामाजिक में, और विज्ञान में एक जो है वो गणित सब्जेक्ट हो सकता है। तो गणित का फॉर्म भर सकते हो, विज्ञान का भी, और इधर सामाजिक का भी, हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत का भी फॉर्म भर सकते हो। तो इधर आप देखेंगे तो देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, फिलोसफी और ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो 2 सब्जेक्ट अपने सामाजिक वाले और एक भाषा वाला है तो दोनों फॉर्म, और तीनों सब्जेक्ट सामाजिक वाले तो आप एक फॉर्म इसमें भर सकते हो। अब देखिए शैक्षणिक अर्हता क्या है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति, यानी कि बीएड फाइनल ईयर या बीएड सेकंड ईयर में पढ़ने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकेगा, किंतु उसे प्रतियोगी परीक्षा से पहले जो है ये सबूत देना होगा। जैसे रीट की अगर बात करें तो रीट का रिजल्ट जारी होने तक आपका जो है क्लियर हो जाना चाहिए, बीएड बीएसटीसी जो भी है। और अभी थोड़ा उसमें छूट भी दी थी पिछली जो कैंसिल हो गई थी उसमें, कि जब तक ये फॉर्म की डेट आए तब तक आप क्लियर कर लो। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम तक क्लियर करना होता है, आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। डिग्री की मैं बात नहीं कर रहा, मार्कशीट की बात नहीं कर रहा, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। वो आपके ऑनलाइन भी मान्य हो जाएगा, उसमें साइंस सील यूनिवर्सिटी के चाहिए होंगे तो उस हिसाब से भी वो मान्य हो जाएगा। और देखिए यहाँ लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षा यानी कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तक आपके क्लियर हो जानी चाहिए बीएड, क्योंकि बीए क्लियर होने से कुछ नहीं होगा, बीए के बाद ही बीएड होगी, तो जाहिर सी बात है बीएड फाइनल ईयर की बात है। और अगर बात करें कॉलेज लेक्चरर की तो उसमें साक्षात्कार जिस दिन होते हैं पहले दिन, तो उस दिन तक आपके जो है क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष वाला, ये मैंने आपको बता दिया। लेवल 11 ग्रेड पे 4200 रुपये, वो तो खैर है ही, अब सरकारी नौकरी है तो पैसा तो क्या ही देखना मिलता ही है। 18 से 40 एज होनी चाहिए, और एज का जो मापदंड रहेगा वो 1/1/2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 को माना जाएगा। तो 1/1/2023 को न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल एज होनी चाहिए। और छूट किस किस को है? सबसे पहले राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों को 5 साल, यानी कि SC, ST, OBC, MBC जिसे पहले SBC बोलते थे, और EWS, इन सबको जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट है। और इन सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनको जो है 10 वर्ष की छूट है। और सामान्य जो अनरिजर्व वर्ग की महिला है, चाहे वो दूसरे राज्य की भी है, उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विधवा, विच्छिन्न विवाह यानी कि जो तलाकशुदा है या जो विडो है, उसको जो है बिल्कुल कोई उसकी आयु सीमा नहीं रहेगी, वो कितने वर्ष तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकती है। अगला
तो वो आपको पता ही है, भूतपूर्व कैदी का मैटर हो या फिर जो एक्स सर्विसमैन्स वगैरह होते हैं, एनसीसी वाले होते हैं, पंचायत समितियों में जो कार्यरत शिक्षक वगैरह जो हैं जिला परिषदों के माध्यम से, तो उन सब के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 होगी। वो आप अच्छे से डीपली पढ़ सकते हो। इसमें ज़्यादा व्यक्ति होते नहीं हैं तो ज़्यादा इसमें डीपली जाकर आपका समय नहीं लेंगे। और देखिए, विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों में से आयु सीमा से कम या तक की आयु सीमा में छूट दी गई स्वतः ही निष्प्रभावी माने जाएंगे। तो एक ही आपके जो है रूल लागू होगा। आप एक्स सर्विसमैन भी हैं, आप ओबीसी भी हैं, तो एक ही छूट ले सकते हैं, एक से ज़्यादा छूट नहीं ले सकेंगे। और दिव्यांगजनों की बात करें तो उन्हें भी जो है 5 वर्ष की छूट दे होगी। आगे देखिए, तो अब देखिए, चयन प्रक्रिया आपको पता है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन भी जो है किया जा सकेगा। मतलब ये है कि एक ही विषय का एग्जाम एक से ज़्यादा दिन हो तो फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे अभी पटवारी वगैरह के एग्जाम्स में हुआ था वैसा ही। थोड़ा विवादित रहता है लेकिन करना पड़ता है। अब देखिए, परीक्षा स्थान और तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर देंगे। तो फिलहाल एग्जाम डेट नहीं आई है लेकिन फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। परीक्षा योजना क्या है, तो उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी, जिसका अलग से सिलेबस वगैरह आ जाएगा, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे और 1/3 माइनस मार्किंग वगैरह रहती है, आपको पता ही है। और 11 अप्रैल से लगा के 10 मई तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। पिछली बार फॉर्म में जो है 2018 की मैं बात करूं तो डेट इंक्रीज हुई थी। इस बार आपको उस भरोसे नहीं रहना है, अपना अच्छे से पहले ही फॉर्म भर दो। अंतिम में थोड़ी सी भीड़ रहती है तो वेबसाइट भी हैंग वगैरह हो जाती है, तो थोड़ी सी दिक्कतें रहती है। और देखिए, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप फॉर्म वगैरह भरो तो अच्छे से ध्यान से एक एक चीज़ चेक करके भरना। 100, 150, 200 रुपये देते हो कंप्यूटर जो ई मित्र होता है कंप्यूटर वाला, उसको तो फिर वो पूरे वसूल करना। आप जल्दबाजी में फॉर्म भर के कोई गलती मत कर देना, नहीं तो फिर सिलेक्शन लिया हुआ भी बिल्कुल वहाँ जाके बेकार हो जाएगा। क्योंकि बीच में सुधार के अवसर तो खैर मिलते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं चीज़ें जो सुधार में नहीं आती, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिए इसमें। और देखिए, आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसमें आप जो है अपना फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त समस्त संशोधन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो गलत मत भर देना, बाकी भले गलत होंगी तो उसमें जरूर एक संशोधन का ऑप्शन रहेगा, ऊपर भी यही चीज़ें हैं। तो ये मेन जो बातें हैं वो आप गलत मत भर देना, नहीं तो उसमें फिर कोई संशोधन नहीं होगा। और देखिए, स्कीम क्या रहेगी एग्जाम की, तो एक पेपर फर्स्ट है, एक पेपर सेकंड है। तो पेपर फर्स्ट में क्या होगा, 200 नंबरों का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। तो 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा। और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, इसमें जो है माइनस किया जाएगा। और देखिए, रॉन्ग आंसर का मतलब तो आपको पता ही है, या तो आप गलत भरो या आप एक से ज़्यादा उत्तर भरो, तो दोनों गलत माने जाएंगे, खाली को गलत जो है नहीं माना जाएगा। अब देखिए पेपर सेकंड, और इसमें ये जरूर है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40% प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाई 5% फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो SC और ST जो है उनको 5% की इसमें छूट रहेगी, बाकी सभी को 40% मिनिमम जो है स्कोर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। पहले कह रहे थे कि जो है मिनिमम मार्किंग होगी, तो अब बिल्कुल मिनिमम मार्किंग रहेगी। हालांकि 60-70 के आसपास जाती है बहुत बार कट ऑफ, तो इतना तो नहीं, लेकिन कुछ एक कैटेगरीज ऐसी रहती है जिसमें 40% वाले भी नहीं मिलते, तो उनके लिए ये 40% वाला रूल जो है वो लागू किया गया। तो मिनिमम 40% आपको स्कोर करना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर जो भी आपकी कैटेगरी में कट ऑफ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है सेलेक्ट हो सकेंगे। और इसमें 5% की छूट का मैंने बता दिया। अभी देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है वो 300 नंबरों का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे, तो ये भी ये 2.5 घंटे का होगा। पहले वाला जो है 2 घंटे का, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी और इसमें भी 40% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा और SC ST को 5% की छूट इसमें रहेगी। अब देखिए, पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर का ज्ञान होना चाहिए। सेकंड, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, तो ग्रेजुएशन स्तर का भी होना चाहिए। और टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो टीचिंग मेथड्स यानी कि जो शैक्षणिक आपके जो अभिवृत्तियाँ होती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो शिक्षण विद्या वगैरह जो है वो सारी इसमें कवर की जाती है। तो ये 3 चीज़ें इसमें ज़रूर है। ये सब वो सिलेबस में आपको पता ही रहता है, कुछ ज़्यादा इसमें नया कुछ है नहीं। और यही फर्स्ट ग्रेड का होता, तो इसमें जो है PG लेवल का भी जो है पूछा जाता। अब देखिए,
द सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी हो उसके द्वारा जो है समय समय पर घोषित किया जाता है, तो उसके अनुसार ये जो है होने वाला है। फी की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले सामान्य अनरिजर्व्ड एवं राजस्थान के क्रीमी श्रेणी के जो ओबीसी या एमबीसी के हैं, जो उस श्रेणी से ऊपर जो अपने एक तरीके से जो क्रीमी लेयर कही जाती है जिसमें ज़्यादा इनकम है उनकी, तो उनके 350 रुपये रहेंगे। और क्रीमी लेयर श्रेणी के जो है नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के, तो उनके 250 रुपये। निःशक्तजन वगैरह यानी कि अपने दिव्यांगजन जो हैं या एससी एसटी के जो हैं जिनकी 2.5 लाख से आय कम है, तो वो 150 रुपये फ़ी भरनी पड़ेगी। और टीएसपी क्षेत्र के जो है उनको भी 150 रुपये फ़ी भरनी पड़ेगी, तब जाके फॉर्म फिल होगा। और देखिए, अभ्यर्थी यथासंभव मोबाइल नंबर और पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तित नहीं करें, क्योंकि इससे ही सारी सूचनाएं जो है भेजी जाती हैं, तो ये आप ध्यान रखें। और अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कोई गलती पाई जाती है तो फिर वो ऑफलाइन तो चेंजेस होते नहीं, ऑनलाइन ही होगा, लेकिन पहली कोशिश करो कि आप गलती करो ही नहीं। और परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है योग्य माने गए हो, वो केवल आपको बुलाने के लिए एग्जाम में अनुमति है। और देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है, तो ये माना जाएगा कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है। तो यानी कि जैसे देखो, इंटरव्यू के साथ साथ जो अभी आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में वो DAF जो है पहले भर के बुलाया था कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म विस्तृत आवेदन प्रपत्र, वैसे वैसे इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा RPC के द्वारा, उसमें DAF भर के भेजना पड़ेगा। तो वो आप टाइम पे नहीं भेजोगे तो फिर आपकी जो पात्रता वो रद्द कर ली जाएगी, नो मैटर आप भले मेरिट में 1 नंबर पे क्यों नहीं हो। तो ऐसे लगेगा RPSC को कि आप इस पद को पाने के इच्छुक नहीं हो। और देखिए, आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब उक्त पद इस विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अंतर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित मापदंड पूरे करता हो। तो BEd BA BSc जो भी है आपका, वो कम से कम हो, तभी आप फॉर्म भरें। और देखिए, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ होना प्रस्तुत होगा। तो मतलब OBC सर्टिफिकेट या SC ST वगैरह कब तक का होना चाहिए? ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ होना चाहिए। तो नया ज़्यादा नहीं चाहिए, ऑनलाइन आवेदन जो है अब लास्ट डेट है उस तक का जारी किया हुआ इसमें काम आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे है। और देखिए, पति के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, तो मोस्टली पिता के नाम वाला ही चाहिए। तो पति के नाम का ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं है। विवाहित जो महिलाएं हैं उनके बारे में ये बात लिखी गई है। अगला देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी इनकम सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि EWS का बेस जो है वो इनकम ही रहती है। और विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र कि भाई वो मेरे पति हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं है, ये 2 चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। और जो फौजी हैं रिटायर्ड, तो उनके पास सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके लिए 1 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जाएगी। जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि उससे लगा के अगले 1 साल तक उनको रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जो है ये भूतपूर्व का जो लाभ है वो राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही है। तो बाहरी राज्य वाले फौजी इसमें बिल्कुल भी पात्र नहीं रहेंगे। पहले विवाद भी हुआ था RS में, तो इसलिए फिर इस बार इन्होंने ध्यान रखा है। और बाकी कोई जानकारी चाहिए तो नंबर है 0145263512 और 26352000। इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉलेज के कामों में बिजी हूँ, तो इसलिए आपको टाइम पे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। और बाकी जो भी जानकारी आएगी तो पहुँचा देंगे आप तक वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। और इस आधार पर देखें तो जल्दी फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है। तो अपनी तैयारी को फुल ऑन आप कर लीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए और आपका जो लाइफ टाइम सेटलमेंट है जॉब का वो हो पाए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।